अध्यापन तासिका में मैं शारदा सुनील खराड़े आज हिंदी के लेक्चर में सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को निबंध लेखन और कहानी लेखन इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ तथा हम इसका थोड़ा सा सराव करने वाले हैं। सबसे पहले हम निबंध लेखन इसके बारे में जानकारी लेंगे। निबंध लेखन यह जो टॉपिक है यह हमें रचना विभाग में अंक 7 के लिए आता है। ओके, हम निबंध का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। निबंध दो शब्दों के योग से बना है। उसे नि प्लस बंध, मतलब कि जो हम निबंध लिखते समय वह निबंध दो शब्दों के बीच में एक साथ बंधकर किया जाता है, इसलिए उसे निबंध कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि उचित प्रकार से बंधी हुई रचना, मतलब रचना की जाती है, सेंटेंस बनाए जाते हैं, लेकिन उसका एक अर्थपूर्ण मीनिंग होता है, उसे निबंध कहा जाता है। अपनी देखी सुनी अथवा अनुभव की हुई बातों को अथवा किसी विषय पर क्रमबद्ध विचारों को प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। तो हम निबंध लेखन करते समय हम ऐसे ही निबंध नहीं लिखते। वह निबंध लिखते समय हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो अनुभव है, उनका प्रदर्शन हम उस निबंध में करते हैं। इसलिए निबंध उसे कहा जाता है कि जिसमें हमारे विचारों का एकत्रित बंधन किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें आजादी मिली है, इसका मतलब हम कैसे भी बात नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी स्वैराचार नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी बंधन आते हैं। उसी तरह से निबंध लिखते समय आपके जो निबंध के शब्द है वो उसी तरह से होने चाहिए जिस तरह का आपका टॉपिक है। एसएससी बोर्ड में निबंध रचना विभाग के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 में 7 अंकों के लिए यह निबंध लेखन प्रकार या टॉपिक पूछा जाता है। यहाँ निबंध हेतु हमें 3 विषय दिए जाते हैं। उन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर हमें, मतलब आपको छात्रों को निबंध लिखना होता है। निबंध हेतु शब्द सीमा दी जाती है, जिस तरह से किसी भी कंसेप्ट के लिए सीमा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल का जो टाइमिंग है उसमें भी लिमिटेशन होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप निबंध लेखन लिखते हो, आपको 7 अंक के लिए दिया है, तो इसलिए जो एसएससी बोर्ड ने आपको 80 से 100 शब्दों में, मतलब 100 शब्दों में आपको अपनी बात लिखनी है। मतलब यहाँ पे जो लिमिटेशन दिया गया है वो लिमिटेशन 80 से 100 शब्दों का दिया गया है। आप अभी 9th में हो, इसलिए अगर ये ईयर आप निबंध लेखन या कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आपका एसएससी का बोर्ड रहेगा, उसमें आपको ये साल से भी अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक उसमें मिल पाएंगे। इसलिए निबंध लेखन लिखते समय आपको सबसे पहले वो जो निबंध का टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी निबंध लेखन का क्या महत्व है ये देखिए। निबंध लेखन एक कला है, मतलब जिस प्रकार किसी के अंदर किसी तरह की कला होती है। कोई ड्राइंग अच्छा निकालता है, कोई डांसर है, वो उसके अंदर की कला है। तो यहाँ पे भी निबंध लेखन करना यह भी एक तरह से कला मानी जाती है। जैसे बहुत तरह की कलाएं होती है, उसी तरह से निबंध लेखन करना वह भी एक कला मानी जाती है। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सक्षम माध्यम है। निबंध लेखन करते समय हम अपने विचार बहुत अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए निबंध लेखन विचारों को व्यक्त करने का एक सक्षम माध्यम, अच्छा माध्यम माना जाता है। आपके विचारों में आपका व्यक्तिमत्व झलकता है। तो निबंध लेखन करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसके हिसाब से आपका व्यक्तिमत्व उसमें प्रदर्शित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई में अच्छा है तो निबंध लेखन करते समय वो उसमें बहुत अच्छी तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरह से उसके अंदर का जो व्यक्तिमत्व है वह उसमें प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न पत्र में विकल्प होते हैं, दिए गए विषयों में से एक पर ही निबंध लिखना होगा।
मतलब जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं और 3 टॉपिक में से आपको एक ही टॉपिक पर, मतलब आपके पास समय है तो आप क्या करोगे, 3 टॉपिक दिए हैं ना, तो 3 ही टॉपिक लिखोगे, उसमें आपका टाइम निकल जाएगा। 3 टॉपिक दिए हैं, उन 3 टॉपिक में से आपको जो टॉपिक अच्छा आता है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, तो वही टॉपिक आपको लिखना है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ उन्होंने 7 अंक दिए हैं, तो उससे आपका जो टाइम है, आप 3 टॉपिक लिखते बैठेंगे तो आपका टाइम उसमें चला जाएगा। इसलिए आपको एक ही टॉपिक लिखना है और वो बहुत अच्छे से लिखना है। इसलिए आप उसी विषय को चुने जिस पर आप अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि 3 टॉपिक आपको दिए हैं, तो उनमें से एक टॉपिक आपको ऐसा चूज करना है कि जिससे जो टॉपिक आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, उसी टॉपिक का ही आपको निबंध लेखन करते समय, लिखते समय उसका इस्तेमाल करना है। निबंध लेखन में प्रारूप दिया जाता है, उसमें परिचय दिया जाता है, उसके बाद में इतिहास संबंधी मुख्य अवधारणा दी जाती है। इस विषय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, मतलब आपका जो टॉपिक है वह टॉपिक के बारे में आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप निबंध लेखन अच्छे से कर सकते हैं। निबंध लेखन के नियम, मतलब निबंध लेखन करना है तो आप कैसे भी निबंध लिखेंगे, तो ऐसे नहीं चलता है। निबंध लेखन करते समय जो मॉडरेटर है, मतलब जो चेक करने वाले हैं, उसे वो जो मार्क देते हैं उस मार्क सिस्टम में भी अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वह एक नियम बनाए जाते हैं, तो निबंध लेखन करते समय कुछ नियम बनाए जाते हैं कि उसके हिसाब से ही आपको अंक मिलते हैं। तो देखिए उसके कौन से नियम हैं। निबंध का प्रारंभ किसी उदाहरण, काव्य पंक्तियां, कहावत, सुवचन, सुक्ति आदि से होनी चाहिए। आपको निबंध लेखन करना आता है, आप कहते हो कि हाँ मुझे निबंध लेखन करना आता है, लेकिन अगर आपको निबंध लेखन अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी निबंध लेखन की जो शुरुआत है उसे आपको चेंज करना होगा। आपको अगर निबंध लेखन में अच्छे अंक चाहिए, मतलब 7 में से 650, मतलब 6.5 अंक अगर आपको एग्जाम में मिलने चाहिए, तो उसके लिए आपको निबंध की शुरुआत करते समय उसमें आपको सुवचनों का इस्तेमाल करना है, काव्य पंक्तियां डालनी है, या तो फिर आपको कुछ कहावतें आती है उसका भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आपको जो निबंध की शुरुआत है वो बहुत ही आकर्षक करनी है। निबंध का आरंभ प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए। आपको निबंध की शुरुआत करते समय वह शुरुआत बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हो और अगर फिल्म की शुरुआत ही अच्छी होगी तो ही आप आगे फिल्म देख पाएंगे। अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो आप आगे बंद कर देंगे टीवी। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, जो चेक करने वाला है वो चेक करते समय आपका निबंध अगर शुरुआत में आकर्षक होता है तो वो आगे रीड करता है, और अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी, उसमें भी बहुत सारी गलतियां होगी, तो फिर चेकर आपका जो निबंध है वो पूरी तरह से चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और जहाँ पे भी आपने बहुत अच्छे से लिखा है फिर भी आपको अच्छे अंक नहीं मिल पाते। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपकी जो शुरुआत है, आपका जो निबंध का आरंभ है, वो बहुत ही प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए। निबंध के हर एक नए मुद्दे के लिए नया परिच्छेद होना चाहिए। आप निबंध लिखते हो, बहुत अच्छे से लिखते हो, लेकिन उसमें अगर आप पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें आपका 1-1.5 अंक ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए निबंध लेखन करते समय आपको यह बात ध्यान में ही रखनी है, या तो फिर अभी से ही आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम आपको निबंध लेखन करते समय उसमें 4 या 5 परिच्छेद कम से कम आपके होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निबंध का अंत परिणाम कारक, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। आपने शुरुआत बहुत अच्छे से की, आपने मिडल में भी विषय विवेचन बहुत अच्छे से किया, लेकिन क्या हुआ, निबंध लिखने के लिए आपके पास समय ही नहीं था, मतलब एंडिंग चल रहा था और आपने बहुत जल्दी जल्दी में निबंध लिखा और निबंध का आप एंड करना भूल गए। तो इसलिए क्या होता है कि निबंध का एंड करते समय अगर आपने निबंध का एंड अच्छे से नहीं किया
तो वहां पे भी आपके 1 मार्क्स ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको निबंध लेखन करते समय यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके निबंध की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में प्रभावी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपको जो निबंध का अंत है या निबंध का जो अंत है वो आपको पूरा संक्षिप्त और भावपूर्ण करना चाहिए। निबंध में मात्रा अथवा शब्दों की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। कुछ निबंध लिखते समय बच्चे क्या करते हैं कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो इससे आपके जो अंक है वो अंक माइनस हो जाते हैं, माइनस होते जाते हैं। इसलिए निबंध लिखते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि उसमें कम से कम गलतियां होनी चाहिए। अभी आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके लिए हिंदी यह सब्जेक्ट आपकी तृतीय भाषा है, इसलिए निबंध लेखन करते समय आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शब्द संचय है वो कम पड़ जाता है। यह बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि उसमें आपको गलतियां बहुत ही कम से कम, मतलब गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। और उसमें अगर आप ज्यादा गलतियां करते हो तो आपके जो मार्क्स है वो उसमें माइनस हो सकते हैं। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अगर आपको विराम चिन्हों का उसमें उपयोग करना उचित आता है तो ही आप उसमें उपयोग कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम लोग निबंध लिखते समय अगर उसमें विराम चिन्हों का आपने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, गलती से कहाँ पे भी इस्तेमाल करना है मार्क्स से, तो कहाँ पे भी आपने विराम चिन्ह डाल दिए तो इसमें आपके माइनस मार्क्स जो है वो माइनस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो सेंटेंस है उसका जो अर्थ है वो अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का उपयोग करते समय आपको जहाँ पे उचित है वहां पे ही विराम चिन्हों का उपयोग करना है। उसके बाद है निबंध की भाषा सहज, सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। आपको निबंध लिखते समय यह बात ध्यान में रखनी है कि आपकी निबंध की जो भाषा है, आपके जो निबंध के सेंटेंस है वो क्लियर होने चाहिए, कि जो चेक करने वाला है उसे अच्छे से समझ में आए। अगर आप क्लिष्ट बना देंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो निबंध है वो निबंध चेक करने वालों को समझ में भी नहीं आएगा कि इस स्टूडेंट को एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है। तो इसमें आपके जो मार्क्स है वो मार्क्स माइनस हो सकते हैं। इसलिए आपकी जो निबंध की भाषा है वो एकदम सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए और अर्थपूर्ण, मतलब जिससे कि कुछ समझ में आए। अभी आपके लिए थर्ड लैंग्वेज है, इसलिए आप उसमें अर्थपूर्ण तो आप में इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसमें सहज और सरल और स्पष्ट लिख सकते हैं। निबंध को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने हेतु मुहावरे, कहावतों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से विचार कर सकते हैं, मतलब जिनको अच्छे से निबंध लिखना या शब्द संचय उनके पास अच्छा है, वो सेंटेंस अच्छे से बनाते हैं, तो वो बच्चे निबंध लेखन करते समय उसमें मुहावरे या कहावतों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे स्लो लर्नर है या मीडियम लर्नर है, उन बच्चों को हिंदी का बहुत ही हार्ड जाता है, तो इसमें मुहावरे या कहावतें आदि का इस्तेमाल वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर दीजिए, और जिनको नहीं आता तो ठीक है, लेकिन गलत जगह पर आप मुहावरों या कहावतों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो निबंध है वो निबंध अच्छा नहीं दिखेगा और आपको अच्छे से मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। निबंध की शब्द सीमा अंकों पर निर्भर करती है। 10वीं कक्षा है परीक्षा हेतु निबंध 80 या 100 शब्दों में लिखना होता है, और यदि किसी प्रतियोगिता के लिए निबंध लिखा जा रहा है तो वहां भी निश्चित शब्द की सीमा दी जाती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर आपके सामने 10th का क्लास है, मतलब बोर्ड की एग्जाम है, ये वर्ष अगर आप लोग इस टॉपिक का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह की नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छे से सराव हो जाएगा और अच्छे आपको अंक भी मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि आपकी जो शब्द सीमा है वो शब्द सीमा परफेक्ट होनी चाहिए।
तो आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको एम रखना है कि कम से कम मेरे जो शब्द है वो मेरे शब्द 80 से 100, यानी कि 110 भी होगा तो ठीक है, इट्स ओके। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसलिए आपके 100 से थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन 80 से नीचे नहीं आना है, क्योंकि 80 से नीचे आओगे तो आपके अंक ऑलरेडी उसमें माइनस हो जाएंगे। तो आपको अभी से ही निबंध लेखन करते समय उसमें आपको जो शब्द सीमा दी गई है वो शब्द सीमा का पालन या प्रैक्टिस आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि किसी भी प्रतियोगिता के लिए, मतलब कौन सी भी प्रतियोगिता हो उसमें भी नियमावली होती है। जैसे कि निबंध लेखन प्रतियोगिता है तो उसमें भी शब्दों की सीमा दी जाती है, क्योंकि समय दिया जाता है, उसमें अंक दिए जाते हैं और उसके हिसाब से ही आपको शब्द सीमा दी जाती है, लिमिटेशन शब्दों का दिया जाता है। तो वहां पे भी प्रतियोगिता में भी लिमिटेशन दिया जाता है, और यहाँ पे भी तो एग्जाम है, आपको 80 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में आपको कवर करना है, और उसमें 7 मार्क के लिए कम से कम आपको 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपकी जो शब्दों की सीमा है वो 80 से 100 के बीच में निर्धारित की गई है, और उसी तरह से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। 80 से 100 शब्द, यानी कि कम से कम आपका 1.5 या 2 पेज तक होगा तो भी चलेगा, लेकिन आधा पेज अगर आप उसमें निबंध लिखते हो तो उसमें आपको कम मिनिमम 3 या 4 मार्क्स ही मिल जाएंगे। इसलिए आपका जो निबंध है वो कम से कम 1.5 पेज या 2 पेज तक ही होना चाहिए, और वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद निबंध के विषयों के 3 भागों में बांटा जाता है। आपको एग्जाम में 3 टॉपिक दिए जाते हैं, और 3 टॉपिक में से ही आपको उसमें से एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना है। अभी हमारे देखिए निबंध के अंग, मतलब कि निबंध लिखते समय आपको किस पैटर्न के साथ में निबंध लिखना है। देखिए शीर्षक, शीर्षक यानी कि टॉपिक। बहुत सारे बच्चे, अभी हम भी पेपर चेक करते हैं, कार्य कृति पत्रिका हम चेक करते हैं, तो वो समय हम देखते हैं कि बच्चे निबंध लेखन करते समय इतनी जल्दी में होते हैं कि ऊपर शीर्षक यानी कि टॉपिक का नाम लिखना ही भूल जाते हैं, और डायरेक्टली नीचे निबंध लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा निबंध उन्होंने लिखा है, लेकिन टॉपिक का अगर आपने नाम ही नहीं लिखा है, शीर्षक का नाम ही नहीं लिखा है, तो फिर आपको वहां पे 0 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपने किस टॉपिक के ऊपर निबंध लिखा है वो तो समझ में आना चाहिए ना। तो इसलिए यह बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि निबंध लेखन करते समय आपका टॉपिक जो है वो सबसे पहले ऊपर आना चाहिए, और उसके नीचे आपको अंडरलाइन देनी है टॉपिक के नेम के नीचे, और फिर छोटा सा पैराग्राफ करके निबंध स्टार्ट करना है। प्रस्तावना भूमिका, प्रस्तावना यानी कि शुरुआत, मैंने आपको बताया ना कि शीर्षक लिखना है और फिर उसके बाद में छोटा सा पैराग्राफ करके आपको आपका जो निबंध है वो निबंध स्टार्ट करना है। विषय विस्तार, विषय वस्तु, यानी कि जो आप बीच में एक्सप्लेनेशन देते हो, वो एक्सप्लेनेशन को उन्होंने विषय विस्तार और विषय वस्तु कहा है। उसमें आप आपके जो एक्सपीरियंस है वो टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हो, उसके बाद में उदाहरण दे सकते हो, उसके बाद में कुछ सुझाव दे सकते हो, उसके बाद में आप कुछ उपाय भी दे सकते हो। वह सब कैसे होने चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। इतना ध्यान आपको रखना है कि आप जो टॉपिक, आपने जो टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक से रिलेटेड ही मटेरियल या विषय विवेचन आपको उसमें लिखना है। और अंत में उपसंहार, मतलब कि आपका जो निबंध का अंत है वो निबंध का अंत आपको अच्छे से करना है। कैसे भी हो, आपको ऊपर शीर्षक लिखना है, उसके बाद छोटा सा पैराग्राफ करके निबंध को स्टार्ट करना है, 4-5 पैराग्राफ लिखने हैं, और फिर उसके बाद में अंत में आपको या कुछ स्लोगन लिख दीजिए, कुछ सुवचन लिख दीजिए, या फिर आपको जो एंड है वो एंड तो आपको कैसे भी करके निबंध का करना है। तो ही आपको 7 में से 6, 6.5 या 5, तो अगर इस पैटर्न से आप लिखोगे तो 5 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको निबंध के प्रकार बताती हूँ। निबंध के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से है देखिए, वैचारिक निबंध है, कल्पना प्रधान निबंध है, चरित्रात्मक निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है, आत्मकथात्मक निबंध है। अभी ये टॉपिक में आपको इसलिए
इसके प्रकार बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निबंध लिखते समय निबंध प्रकार अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो निबंध लेखन करते समय आपको बिल्कुल भी किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। अभी पहला देखिए, हमारा पहला टॉपिक है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध यानी कि घटना, वस्तु, स्थान का वर्णन, जैसे कि त्योहार, मेला, खेल आदि। वर्णन वर्णन शब्द में ही उसका अर्थ बताया जाता है। वर्णन यानी कि क्या, कि उस स्थल के बारे में आपको बताना है, उस घटना के बारे में बताना है, या उस वस्तु के बारे में बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक दिए हैं। नदी किनारे एक शाम, तो यहाँ पे भी एक प्रकार का स्थल दिया गया है, स्थान दिया गया है। मतलब नदी के किनारे आप अगर गए हैं तो वहां पे जाने के बाद आप एक शाम किस प्रकार गुजारते हैं, उस वक्त का आपको निबंध में इस्तेमाल करना है, या निबंध में वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। तो यहाँ पे तो आप लोग सिटी में रहते हो, तो आप कहोगे टीचर हम तो यहाँ पे चौपाटी जाते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। जो बच्चे गांव में नदी के किनारे जाते हैं वो बच्चे यह निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। फूलों की प्रदर्शनी में बिताया हुआ 1 घंटा। फूलों की प्रदर्शनी मतलब अगर फूलों की प्रदर्शनी लगी है तो उसमें अगर आप गए हैं तो वहां पे जाने के बाद आपने 1 घंटा किस तरह से व्यतीत किया उसके बारे में आप निबंध लिख सकते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी, अभी पुस्तक प्रदर्शनी किसे कहा जाता है, आप उसे लाइब्रेरी कहते हो। तो प्रदर्शनी होने के बाद पुस्तक की प्रदर्शनी में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको चित्र में दिखाया है किस प्रकार तरह तरह के बहुत सारे लोग आते हैं प्रदर्शनी में देखने के लिए। तो वहां पे जाने के बाद यह जो है इस घटना के बारे में आप निबंध लिख सकते हो। मतलब कि वर्णनात्मक निबंध, इसका मतलब यह है कि आपको उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक दिया है, देखिए, पुस्तकालय के लाभ। यह भी आपका वर्णनात्मक निबंध है। उसमें आप शुरुआत करोगे, शुरुआत जो है वो आपके प्रभावी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एक निबंध दिया है, पुस्तकालय के लाभ। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 से 5 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप भी आपके निबंध में कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ में आपका जो निबंध है वो निबंध होना चाहिए। पुस्तकालय के लाभ मतलब पुस्तकालय के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा निबंध का प्रकार है वो है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा है वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध, इसके अंतर्गत विचारात्मक अर्थात विचार किए जाने वाले विषय आते हैं। तो यह जो निबंध है, यह निबंध प्रकार आपके लिए थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें जो बच्चे अच्छे से विचार कर सकते हैं उसके बारे में ही वही बच्चे उस निबंध में अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि दहेज, अभी हम दहेज के कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सबसे पहले हमें समझनी होगी। जिन बच्चों को दहेज के बारे में पता है वही बच्चे इस निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद है अकाल। अभी अकाल किसे कहा जाता है, जहाँ पे पानी वगैरह नहीं होता उसे हम अकाल कहते हैं। तो यह जो कंसेप्ट है वो उसे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे यह जो प्रकार है निबंध का, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा हार्ड है। कि जो बच्चे अच्छे से विचार कर सकते हैं वही बच्चे यह निबंध लिख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वैचारिक जो निबंध है वो आप जब आपको टॉपिक दिया जाता है तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आप सच में इसमें अच्छे से लिख सकते हो, आपके पास ज्यादा मटेरियल है इसके बारे में लिखने के लिए, तो ही आप यह निबंध प्रकार लिख लीजिए, क्योंकि इसमें तरह तरह की समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड दिया है संगणक एक वरदान। अभी संगणक के बारे में यह टॉपिक अगर आपको आता है तो संगणक के बारे में तो सबको पता है, आपको भी पता है। तो यह जो निबंध है यह निबंध आप अच्छे से लिख सकते हैं। चौथा है भ्रष्टाचार। अभी भ्रष्टाचार के ऊपर अगर आपने विचार विनिमय किया और वह कंसेप्ट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो निबंध में, तो ही आप यह इस प्रकार के निबंध को लिख लीजिए। मतलब कि यह जो निबंध का प्रकार है उसमें अगर आप अच्छे से विचार करके
निबंध लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ही आप ये प्रकार के निबंध में जाइए। अन्यथा जो बाकी दो प्रकार दिए गए हैं या जो इजी आपको उसमें से लगता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक दिया है, देखिए, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग। यहाँ पे विश्व बंधुता मतलब एक दूसरे के साथ भाईचारा, एक देश दूसरे देश के साथ में किस प्रकार बंधु भाव से रहता है, इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो इसमें तरह तरह की समस्याओं का भी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता है, पता भी है, लेकिन आप वह हिंदी में अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ही आप इस प्रकार के निबंध प्रकार में निबंध लिखना पसंद कीजिए, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, लेकिन आप उसे हिंदी शब्दों में गठित नहीं कर सकते, तो आप निबंध लेखन हिंदी का अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए यह टॉपिक लिखते समय आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह जो वैचारिक निबंध है, यह वैचारिक निबंध में आपको अच्छे से विचार करना है और फिर उसके बाद में ही यह निबंध प्रकार में आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट है हमारा कल्पना प्रधान निबंध। इसके अंतर्गत आने वाले विषय हमारी कल्पना से जुड़े होते हैं। इसके विषय हमें जो बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इनमें से संबंधित होते हैं। मतलब इस निबंध प्रकार में आपको एक कल्पना है, इमेजिनेशन। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छे से इमेजिनेशन करते हैं, उनकी जो इमेजिनेशन करने की जो क्षमता है, कल्पना करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही अच्छे से होती है, लेकिन फिर भी शक्ति होना अलग से बात है और उसे शब्दों में रूपांतरित करना ये अलग सी बात है। तो आपको कल्पना प्रधान निबंध लिखते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी है, आप इमेजिन बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन अगर आपके पास शब्द संचय नहीं है, तो आप निबंध अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि निबंध है आपका कैसे होना चाहिए, उसमें अच्छे से आपको हिंदी वर्ड्स का, हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला है हमारा, देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। मतलब कि यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या क्या करते, यह इमेजिनेशन आपको आपके दिमाग में करना है। और फिर उसके बाद में अगर फ्यूचर में आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो आप क्या क्या करेंगे, इसके बाद में इसके बारे में आपको इस निबंध प्रकार में लिखना है। ये बहुत ही मजेदार होता है और बहुत सारे स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द इस निबंध प्रकार को चूज करते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे, प्रधानमंत्री होने के बाद मैं क्या क्या करूंगा। यदि मैं किसान होता, तो यदि मैं किसान होता, अगर यह निबंध आता है, तो वो समय आपके आपके सामने किसान या कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि जो खेत में काम करता है उसे किसान कहा जाता है। तो किसान होने के बाद किसान क्या क्या काम करता है वह उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो यदि मैं किसान होता, यदि यह निबंध आपको एग्जाम में आता है, तो वह समय आपको क्या करना होगा कि किसान क्या क्या काम करता है वह उसमें आपको उस निबंध में आपको लिखना होगा। यदि मैं शिक्षक शिक्षक होता, ये जो निबंध प्रकार है, ये मोस्ट ऑफ द आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टीचर कैसे सिखाते हैं, टीचर क्या क्या करते हैं, और आप अगर टीचर होते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो वह आप उसमें लिख सकते हो। तो हर एक की जो अपने अपने ओपिनियन है वो अलग से होते हैं। मतलब किसी के ओपिनियन पॉजिटिव होते हैं, किसी के ओपिनियन निगेटिव होते हैं। मतलब कोई अच्छा लिखता है, कोई बुरा लिखता है, तो इट्स ओके, वो उसके उसके ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं शिक्षक होता, तो मैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं अगर शरारती बच्चे हो गए, तो यदि मैं स्टूडेंट शिक्षक होता तो मैं बच्चों को बहुत मारता, मैं काटी से मारता, ये करता वो करता, ऐसे लिखेंगे। मतलब कुछ जो अच्छे स्टूडेंट है वो लिखेंगे कि यदि मैं अगर शिक्षक होता तो वो मैं बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करता, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई देता, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे वो आ सकते हैं इसके बारे में भी प्रयास करता। मतलब कि हर एक के जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो उसके उसके होते हैं। और इस पर जो चेकर है वो भी बिल्कुल भी उस पे ऐतराज नहीं करता, क्योंकि वह है उस बच्चे का इमेजिनेशन है, उस बच्चे की कल्पना है, उस बच्चे की कल्पना शक्ति है। तो इसमें आप अपने कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, यानी कि किसी भी प्रकार का स्वैराचार आपको
शब्दों में नहीं करना है कि जिससे आपका जो निबंध है वो निबंध गलत दिखे। तो यहाँ पे कल्पना प्रदान में आप इस प्रकार में बहुत अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक निबंध फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है, यदि संगणक न होता, मतलब कि अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में संगणक आता ही नहीं तो फिर हम क्या करते। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 4 पैराग्राफ में मैंने आपको यहाँ पे निबंध दिया है। यह निबंध आप दूसरी भी जगह पे देखते हो तो कल्पना प्रदान में निबंध प्रकार में अगर जाते हो तो बहुत सारे निबंध आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब में एक बात है कि आपको क्या करनी है, इमेजिनेशन करनी है कि अगर संगणक ही नहीं होगा तो वो समय आप क्या क्या करेंगे, ये आपको आपके दिमाग में इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, और फिर उसके बाद में आपको निबंध लिखना है। आपका निबंध कैसा होना चाहिए, शुरुआत प्रभावी होनी चाहिए, मिडल में विषय विवेचन में आपको कम से कम गलतियां करनी है, या तो फिर कहावतें मुहावरे का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अंत में आपको क्या करना है, आपके निबंध का अच्छे से आपको एंड करना है। इतनी बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और कल्पना प्रदान में आपको इमेजिन करना है, मतलब फ्यूचर में, जैसे फ्यूचर में जाके सोचना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसमें चरित्रात्मक निबंध। इसके अंतर्गत किसी के व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार लिखने होते हैं। मतलब हमें इस प्रकार में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है मेरा प्रिय कवि। तो यहाँ पे आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जब अगर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको उस व्यक्ति के बारे में आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप मेरा कवि लिखते हो तो उस कवि के बारे में आपको, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिय वैज्ञानिक, यह निबंध अगर आप चूज करते हो तो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनका फोटो दिया है कि वह मेरे प्रिय वैज्ञानिक है। तो उनके बारे में निबंध लिखते समय मैं उनके बारे में अच्छे से पहले इंफॉर्मेशन जमा करूंगी, और फिर उसके बाद में हम उसके बारे में निबंध लिख सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उन्होंने कौन कौन से खोज की है उसके बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, तो ही हम यह प्रकार का निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। मेरे आदर्श, मतलब आपके कौन कौन से आदर्श है, हर एक के अपने अपने होते हैं। माता पिता होते हैं, कोई शिक्षक होते हैं, कोई किसी एक्टर को मानता है, कोई कोई डांसर को मानता है, कोई क्रिकेटर को मानता है। तो हर एक के जो आदर्श है वो अलग अलग से होते हैं। तो आप कौन से भी लो, किसी एक्टर का भी लो, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तिमत्व है तथा उसकी कुछ फिल्मों के नाम उसमें आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चरित्रात्मक निबंध में आपको उसकी पर्सनालिटी, उसके खोज, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है मेरा प्रिय वैज्ञानिक, यहाँ पे मैंने दिया है देखिए जगदीश चंद्र बोस, इसके इनके बारे में यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है। तो आप शुरुआत करते समय, सबसे पहले आप शुरुआत करते समय उसमें मेरा प्रिय वैज्ञानिक, इसमें आपको सबसे पहले उन आप किनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उनका नाम आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर मेरा प्रिय वैज्ञानिक, आपने यह निबंध लिखना स्टार्ट किया और उसमें आपने एपीजे अब्दुल कलाम भी लिख दिए, जगदीश चंद्र बोस भी लिख दिए, और 3 4 वैज्ञानिक भी लिख दिए, तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने मेरा प्रिय वैज्ञानिक यह पर्टिकुलर निबंध आपको दिया है तो आप शुरुआत करते समय 3 4 वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं कि यह वैज्ञानिक मुझे पसंद है, लेकिन इनमें से किसी एक वैज्ञानिक का ही नाम आपको लिखना है और उसकी पर्सनैलिटी, उसकी खोज के बारे में आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 4 5 परिच्छेद में आपको उनका निबंध लिखना है। उसमें सबसे पहले आपको उनकी जानकारी लिखनी है। अगर उनके बारे में आपको जन्म जन्म मृत्यु के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। थर्ड में आपको वो क्यों पसंद है, उनकी क्या पर्सनालिटी कि आप उन्हें पसंद करते हो, उनके बारे में लिखना है। और अंत में उन्होंने किस किस प्रकार की खोज की है उसके बारे में आपको शॉर्ट में
थोड़ा सा जानकारी देनी है। और अंत में जब आप निबंध लिखते हो तो उसके एंड में आपको वो क्यों अच्छे लगते हैं और सबको वो क्यों अच्छे लगते हैं वो एक सेंटेंस में लिख दीजिए, या तो फिर उसमें आप किसी सुवचनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा निबंध प्रकार आत्मकथात्मक निबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की आत्मकथा पर आधारित विषय दिए जाते हैं, जैसे किसान की आत्मकथा। देखिए, यह प्रकार मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता है। तो यह जो कंसेप्ट है इसे इसको अच्छे से समझ लीजिए। आत्मकथात्मक निबंध, इसका मतलब है कि वह जो टॉपिक है वह टॉपिक आप खुद है, यह सोचकर ही आपको निबंध लिखना है। देखिए, मैंने आपको पहला जो निबंध प्रकार सिखाया है कल्पना प्रधान, उसमें आपको जस्ट इमेजिन करना है और इमेजिन करके आपको उसके बारे में लिखना है। लेकिन यह प्रकार है, इसमें आपको खुद वह कंसेप्ट बनना है। जैसे कि किसान की आत्मकथा है ना, तो इसमें आपको खुद किसान बनकर आत्मकथा, मतलब किसान बनकर आपको निबंध लिखना है। जैसे कि किसान की आत्मकथा, तो इसमें जी हाँ, मैं एक किसान हूँ, मैं खेत में काम करता हूँ, मैं निसर्ग की गोद में रहता हूँ, प्रकृति के गोद में रहता हूँ। इस प्रकार आपको उसमें लिखना है। यह बात ध्यान में रखनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां कर बैठते हैं। किसान की आत्मकथा तो वो क्या करते हैं, उसमें किसान के बारे में ही जानकारी लिख देते हैं। तो वहां पे आपको 7 में से आपने 2 भी पेज लिखे, 3 भी पेज लिखे, लेकिन उसमें आपको हार्डली आधा या 1 अंक मिलेगा। अगर चेक करने वाला अगर अच्छा है तो ही आपको वो देगा, 1 मार्क देगा, अन्यथा आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि आत्मकथात्मक निबंध, इसका अर्थ यह है कि इसमें वह कंसेप्ट आप खुद होकर ही आपको वो निबंध लिखना है। इसमें किसान यह शब्द आना ही मतलब कि उसके बारे में जानकारी वह लिखनी ही नहीं है आपको, वह कंसेप्ट आपको खुद बनना है। किसान ना, तो खुद को किसान समझना है और निबंध पूरा का पूरा लिखना है। नारी की आत्मकथा, खुद को नारी समझना है। वैसे भी आप स्टूडेंट हो, लेकिन वो टाइम पे आप खुद को नारी समझना है, और नारी समझकर जो भी नारी आपसे दूसरों को कुछ कहना चाहती है, वह एक नारी बनकर आपको निबंध में प्रतीत करना है, एक्सप्लेन करना है। पेड़ की आत्मकथा, वो टाइम पे खुद को पेड़ समझना है। स्टूडेंट है, यह चीज भूल जाना है। वो टाइम पे निबंध लिखते समय आप पेड़ की आत्मकथा लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप खुद पेड़ हो और को उसका निबंध लिखना है, उसमें खुद के बारे में जानकारी देनी है। जैसे कि नदी की आत्मकथा, देखिए नदी की आत्मकथा इस निबंध में अगर आप देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कहाँ पे भी स्टूडेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। मतलब इसमें सिर्फ नदी अपनी जो कहानी है वो अपनी कहानी बताती हुई हमें नजर आती है। जैसे पर्वत से निकलकर कलकल ध्वनि करती बहती पर्वतराज हिमालय की पुत्री में गंगा नदी हूँ। तो यहाँ पे आप किसी नदी के बारे में बताया गया है ना, नदी की आत्मकथा, तो आप गंगा नदी लिख सकते हो, यमुना नदी लिख सकते हो। आपको जो भी नदी आपके यहाँ पे नदी है, उस नदी के बारे में खुद बनकर कि हाँ, मेरे यहाँ पे अगर कुकड़ी नदी है तो मैं क्या कहूंगी कि जी हाँ, मैं कुकड़ी नदी हूँ, मैं यहाँ से बहकर आती हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं यहाँ से चलकर जाती हूँ, मतलब यहाँ से बहकर जाती हूँ। मतलब कि यह जो निबंध लिखते समय आपको पूरा वो जो कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट खुद बनकर ही आपको यह निबंध लिखना है। तो निबंध के बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मेरा प्रिय खेल यह दिया हुआ है। उसमें आपको क्या करना है, प्रस्तावना करते समय आप थोड़ा सा सुवचनों का, किसी कविता का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में खेल का महत्व, हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है, यह भी उसमें आप समझा सकते हैं। प्रिय खेल होने का कारण, मेरा प्रिय खेल फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट दिया है, तो उसमें आपका क्रिकेट यह खेल प्रिय क्यों है, उसके कारण आपको उसमें लिखने हैं। इस खेल को खेलने की विधि, उसमें कौन सा भी खेल हो उसमें नियम बनाए जाते हैं,
तो वह नियम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देनी है। यह निबंध प्रकार जो है, यह निबंध है वो आप 5वीं कक्षा से ही लिखते आ रहे हो, इसलिए इसमें आप बहुत अच्छे से यह निबंध लिख सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे बोर्ड का एक थोड़ा सा आपके लिए उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान यह दिया है। आपके जैसे ही एक बोर्ड की स्टूडेंट ने इस निबंध को लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे उसने निबंध लिखते समय कैसे शुरुआत की है, उसमें उन्होंने विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है, पैराग्राफ किया है अच्छे से, और जगह जगह पर अगर उसने कुछ सेंटेंस लिखे हैं तो उसमें उसने अंडरलाइन भी की है कि इसकी वजह से उसका जो निबंध है उसे अच्छे से अंक प्राप्त हो सके। और यहाँ पे भी देखिए उसने सुवचनों का इस्तेमाल किया है, कुछ अपने मन से उसने यहाँ पे शब्द बनाए हैं या कविता बनाई है। उसी तरह से आप भी स्वच्छ भारत अभियान यह एग्जाम के लिए वेरी आईएमपी है। यह भी आप अपने मन से 3-4 निबंध ऐसे कर लीजिए कि जो निबंध आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको आप अपने मन से लिख लीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए या तो गठित करके रखिए, ताकि उनमें से एक भी अगर निबंध आता है तो उसमें आप वह निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि कोरोना के ऊपर भी एक आप निबंध लिखकर रख दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर भी एक निबंध लिखकर रख दीजिए, और ताकि क्या हो जाएगा, आपके निबंध लेखन में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कहानी लेखन। कहानी लेखन यह हमारा बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और वह अंक 5 के लिए है। कहानी लेखन में, कहानी लेखन आप स्टैंडर्ड 6 से ही या 5th से ही आप लोग रीड करते आ रहे हो। और जो हमारे 25 निकष है कि जो हमें अभी आए हैं, उन 25 निकष में आपको शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों से लेकर आपको कहानी बनानी होती है। तो यहाँ पे भी आपका ये जो कहानी लेखन यह टॉपिक है, इसमें भी आपको डैश डैश करके शब्द दिए जाते हैं। एक शब्द दिया जाता है, उसके आगे डैश, दूसरा शब्द डैश, इस तरह से आपको 10-12 शब्द दिए जाते हैं और अंत में सीख यह शब्द दिया जाता है, जिससे कि आपको उन शब्दों से मिलाकर कहानी बनानी है। तो यहाँ पे ये जो कहानी लेखन है, यह कहानी लेखन अंक 5 के लिए आपको बनाया दिया जाता है और वो भी रचना विभाग में आता है। उसके ऑप्शनल आपको वृत्तांत लेखन दिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 80% स्टूडेंट कहानी लेखन लिखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वृत्तांत लेखन में आपको समय, स्थल, उनका उन सबका अच्छे से इस्तेमाल करना रहता है और उसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। लेकिन कहानी लेखन में आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, सिर्फ वर्ड्स का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे ये जो 5 अंक आपको दिए हैं, उसमें से पहला अंक शीर्षक के लिए दिया जाता है। उसके बाद विषय विवेचन के लिए 2 अंक दिया गया है। उसके बाद आप कहानी में अगर मुहावरों का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें उन्होंने 1 अंक दिया है और अंत में सीख के लिए 1 अंक दिया है। तो आपका जो कहानी लेखन का क्राइटेरिया है, वो टॉपिक के लिए 1 अंक, एक्सप्लेनेशन के लिए 1 अंक, उसके बाद में उसमें मुहावरे, विराम चिन्हों का आकर्षकता के लिए 1 अंक, और अंत में आप जो सीख लिखते हो उसके लिए 1 अंक। उसी तरह से 5 मार्क उसमें कहानी लेखन में दिए जाते हैं। अभी देखिए, कहानी लेखन लिखते समय, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप निबंध लेखन लिखते समय आपकी जो शब्द मर्यादा है वो 80 से 100 शब्दों के बीच में दी गई है। लेकिन यहाँ पे कहानी लेखन के लिए 5 अंक दिए गए हैं। इसकी वजह से इसे 70 से 80 शब्दों में आपको यहाँ पे लिमिटेशन दिए गए हैं। यह लिमिटेशन आपको ध्यान में रखनी है और उसके हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, उसमें शीर्षक के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, शीर्षक के लिए 1 अंक दिया गया है। कहानी के एक्सप्लेनेशन में 3 अंक उन्होंने दिए हैं, उसमें से 1 अंक मुहावरों के लिए, सुवचनों के लिए दिया गया है, कहावतों के लिए दिया गया है, 2 मार्क्स विषय विवेचन के लिए दिया गया है और अंत में सीख के लिए 1 अंक दिया गया है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपने कहानी बहुत अच्छे से लिखी है, लेकिन लास्ट में अगर आप सीख लिखना भूल गए तो आपके जो 1 अंक है वो ऐसे ही निकल जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको शीर्षक के लिए 1 अंक है वो तो आपके खुद के है, उसके बाद सीख के लिए 1 अंक वो भी आपके खुद के लिए है, और विषय विवेचन में आपने थोड़ा सा भी कुछ तो डाल दिया तो उसमें भी आपको कम से कम 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
तो 5 में से 4 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। तो जो छोटी छोटी गलतियां है उसमें बिल्कुल भी कहानी लेखन करते समय आपको करनी नहीं है। और कहानी लेखन करते समय और एक बात है जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, और वह बात यह है कि आपकी जो कहानी है वो कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में कहानी लिखते हैं लेकिन वह कहानी वर्तमान काल में होती है, तो वहां पे आपने पूरी की पूरी कहानी लिखी है लेकिन वो वर्तमान काल में लिखी है, तो वहां पे आपको 5 में से 0 अंक मिलेंगे। आपको क्रॉस किया जाएगा क्योंकि आपकी जो कहानी है वो आपकी कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए, मतलब था, थी, थे, जो भी है बीता हुआ समय उसमें ही होनी चाहिए। यह बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। कहानी में 3 परिच्छेद होने चाहिए, मतलब आपकी कहानी में कम से कम 3 पैराग्राफ होना बहुत ही आवश्यक है। कहानी में जो पात्र अथवा स्थान हो उन्हें नाम देना आवश्यक है। मतलब आपकी कहानी में अगर किसी जंगल के बारे में दिया है, किसी लड़के के बारे में सिर्फ एक लड़का, जंगल ऐसा दिया है, तो उसमें आपको उन पात्रों का नाम डालना है। जैसे राम नाम का लड़का जंगल में गया, सीता उसके साथ थी, मतलब जो जो भी प्रकार से शब्दों से रिलेटेड कैरेक्टर के नाम उसमें लिखना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। सभी मुद्दों को लेकर कहानी पूर्ण की जाए। कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में स्टार्टिंग के 2-3 शब्द रीड कर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता, और 2-3 रीड शब्दों के ऊपर ही वो पूरी की पूरी कहानी लिख देते हैं। अगर 2-3 शब्दों के ऊपर आपने कहानी लिखी है तो इसमें आपको मार्क्स पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप जो कहानी लिखते हो वह कहानी लिखते समय सभी मुद्दों का सभी शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है। कहानी में कहावतें, मुहावरे, स्वचन होगा तो कहानी को 4 चांद लग जाएंगे और 1 अंक की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर उसमें अभी वो आपके लिए बहुत हार्ड है क्योंकि कैसे है, आपकी थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द बहुत सारे बच्चे मुहावरे सुवचनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, अगर कहानी ही उसी तरह की हो तो उसमें अगर आप लोग मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हो तो वो बहुत अच्छे से अच्छी बात है। तो यहाँ पे मुहावरे सुवचन अगर आप उसमें डालते हो, लिखते हो, तो उसमें आपको 5 में से कम 4 मार्क्स या 4.5 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे कि जंगल है, हाथी है, ताकत पर घमंड, पेड़ पर चिड़िया का घोंसला, अंडे डैश, पेड़ हिलाना, घोंसले का गिरना, चिड़िया का रोना, कटफोड़वा को पूछना, सादी मेंढक, योजना बनाना, आंखों को फोड़ना, ना दिखना, प्यास लगना, मेंढक का आवाज, हाथी की पानी में गिरना, चिड़िया का हंसना, कर्मों का फल मिलना और सीख। मतलब इसी तरह से ही आपको एग्जाम में इस प्रकार के कहानी के लिए प्रश्न दिए जाएंगे, तो उनका उत्तर लिखते समय आपको सबसे पहले ऊपर आपका जो शीर्षक है, देखिए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मैम, शारदा Yes. मैम। हाँ हाँ मैम। हाँ, इट्स लेट नाउ। हाँ, जस्ट 2 मिनट्स मैम, एंड कर रही हूँ। 2 मिनट्स मैम ओनली। देखिए, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, यहाँ पे अंत में देखिए आपको शीर्षक दिया गया है और उसमें इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कहानी लिखनी है। फर्स्ट पैराग्राफ कर दीजिए, देन उसके बाद में आप कहानी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और अंत में आपको सीख लिखना है और डैश करके आपको इसमें सीख आपको एक ही वाक्य में लिखनी है। ओके, तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने निबंध लेखन और कहानी लेखन इसके बारे में जानकारी अच्छे से पाई है। आपको निबंध लेखन लिखते समय 7 मार्क के लिए है, तो 80 से 100 शब्दों में आपका निबंध कंप्लीट होना चाहिए। और देन कहानी